हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे स्पाइसेस की, क्योंकि मसालों में लगातार उतार चढ़ाव का खेल जारी है। जीरे में तेजी के बाद मुनावसूली देखने को मिल रही है, तो धनिया और हल्दी भी लगातार दूसरे हफ्ते गिरे हैं। क्या है कारण, कहां है सपोर्ट और निवेश की स्ट्रैटेजी बनाते समय किन बातों का आप ख्याल रखें, क्या रणनीतियां ऐसी होनी चाहिए, इन सब पर्सपेक्टिव पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है श्री फलोदी ट्रेडर्स के ओनर महावीर गुप्ता, अमर अग्रवाल फूड्स के ओनर अंकित अग्रवाल, मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय, साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर मसालों की प्राइस मूवमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले कोरिएंडर पर फोकस करते हैं, जहां पर हमने कोरिएंडर के अगर प्राइस मूवमेंट को देखें तो एक तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दी है। फिलहाल फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार दूसरा हफ्ता है जहां पर कीमतों पे हमने दबाव आते हुए देखा है। और अगर हम 2 हफ्ते का प्राइस मूवमेंट देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं, लेकिन 1-1.5% नीचे प्राइसेस आए हैं और फिलहाल एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार 6 सेशंस हो चुके हैं जब 8000 के नीचे भाव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ किशोर शाह बने हुए हैं, अंकित अग्रवाल हैं और महावीर गुप्ता हैं। सबसे पहले किशोर शाह के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे दिख रहे हैं फिलहाल धनिया के फंडामेंटल्स। किशोर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो ये जो प्राइस मूवमेंट रही है पिछले 2 हफ्तों की, इसके पीछे के कारण क्या है, किस तरीके के फिलहाल फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम। एक्चुअली धनिया के अंदर तेजी का एक ही कारण है कि इस बार जो सीडिंग जो गुजरात के जो आंकड़े आए हैं वो भी काफी कम है, उसके हिसाब से बाजार थोड़ा मूवमेंट बना हुआ है। और जहाँ तक सवाल है राजस्थान और एमपी का, तो वहाँ भी 25% कम बता रहे हैं अभी फिलहाल। तो फाइनल आंकड़े तो लगभग 25 दिसंबर के आसपास आएंगे। थोड़ी बुरी अभी भी सीडिंग चालू है थोड़ी बहुत। तो इस साल जो सीडिंग कम होने की वजह की प्राइस बहुत कम से 2 साल से प्राइस नीचे चल रहे हैं, इसकी वजह से इस बार सीडिंग किसानों ने कम की है। उसी के हिसाब से बाजार ये मतलब 10 रुपए किलो की जो तेजी आई है वो कंटिन्यू बनी हुई है और आगे भी लगता है धनिया के अंदर यहाँ से भी 5-7 रुपए और बढ़ सकते हैं। मंदी की गुंजाइश बहुत कम लग रही है मैम। ओके, मंदी कम नजर आ रही है। इनफैक्ट किशोर जी जीरे पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन महावीर भी हमारे साथ बने हैं। महावीर जी नमस्कार, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे किशोर जी ने भी मेंशन किया कि मंदी तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो प्राइसेस रेंज में रहे हैं, हायर लेवल से थोड़ा सा हल्का हुए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिलहाल ऑलरेडी हमने हाई डिमांड की वजह से प्राइसेस पिछले 1 महीने के दौरान काफी सर्ज होते हुए देखे हैं। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ से प्राइस मूवमेंट, फिलहाल होल्डिंग अवेलेबिलिटी कैसे दिखाई दे रही है? एक्चुअली मैं किशोर जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी बुआई एक तो लेट हुई है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत कम बुआई के आ रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल कम आ रहे हैं, गुजरात की बुआई स्पेशली। राजस्थान और एमपी के आंकड़े आने में भी 15-20 दिन बाकी है, लेकिन जो मुझे भविष्य का जो इसमें रुझान दिख रहा है वो तेजी की ओर ही है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक लगातार कम होता जा रहा है और फसल में हम 1 से 1.5 महीना लेट चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बीच में जो डिमांड आएगी तुलना करें तो कितना स्टॉक कम है? हाँ, स्टॉक कैरी फॉरवर्ड लगातार कम हो रहा है, क्योंकि अभी किसानी आवक है नहीं और जो भी माल जा रहा है बिक्री में वो सब व्यापारियों का स्टॉक का माल जा रहा है। तो इस वजह से डे बाय डे वो भी कम होता जा रहा है। जो पहले 80 लाख बोरी था वो 70 लाख पे आया है, 60 पे आ जाएगा और जब नई फसल आएगी जब तक आते आते 50 लाख बोरी रह जाएगा। तो उसके कारण एक दबाव बनेगा और बाजार में लगातार तेजी रहने की संभावना है। तो जैसे आपने कहा डिमांड भी अच्छी है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में लगातार कमी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट अगर हम तीनों ही स्पाइसेस की बात करें तो धनिया को लेकर ही हमें कंसिस्टेंटली जो आउटलुक है वो ब्राइट फॉरवर्डेड कोरिएंडर को लेकर ही मिला है। एक मैं प्राइस पर और आपकी कमेंट लेना चाहती हूँ महावीर जी। जैसे किशोर ने भी मेंशन किया, आपने मेंशन किया मंदी तो दिखाई नहीं दे रही है, प्राइसेस यहाँ से डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रह सकती है। तो एक अगर राय लेना चाहें फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, प्राइस कितना यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है? इन स्तरों से एटलीस्ट क्या नीचे नहीं आएंगे भाव? यहाँ से 10 रुपए किलो ऊपर जा सकता है, नीचे जाने में 1 या 2 रुपया है, वो भी एक दबाव बनाने के लिए कोई ऐसा एनसीडीएक्स में मतलब इस तरह का एक बन सकता है 1 या 2 रुपए का कम का बाजार। लेकिन जो आगे दिख रहा है, जो अभी डिमांड आने वाली है, साउथ में हमारा इसका कंजप्शन सबसे ज्यादा है, तो वहाँ का जो पोंगल फेस्टिवल है या क्रिसमस है या न्यू ईयर जो आ रहा है उसके हिसाब से खपत थोड़ी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली 10 रुपए की मुझे यहाँ से तेजी लग रही है। और
अंकित, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कोरिएंडर की अवेलेबिलिटी को? किस तरीके का स्टॉक फिलहाल दिखाई दे रहा है और प्राइसेस पर क्या आपकी राय है? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि द फ्यूचर मूवमेंट इन द प्राइसेस विल डिपेंड मोर ऑन द शोइंग नंबर्स, तो वील हैव टू बी पेशेंट अगले 2-3 महीनों के लिए। और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर अपने को कोई कॉन्क्रीट नंबर्स मिल जाते हैं तो उसके बाद अपने को डायरेक्शन मिल सकता है। बट दैट बीइंग सेड, मंदी ज्यादा नहीं लग रही है एंड द प्राइसेस विल ट्रेड विद एन अपवर्ड बायस। अच्छा अंकित, टर्मरिक को लेकर भी आपकी राय चाहिए। हमने टर्मरिक के अगर फिलहाल फंडामेंटल्स देखें तो एक चीज़ तो क्लियर है, नया क्रॉप का अराइवल से पहले जो सप्लाईज हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके की सप्लाईज रहती हैं जब नया क्रॉप आना शुरू करे। जो मेजर मार्केट्स हैं, चाहे हिंगोली हो या इरोडे हो, वहाँ से स्ट्रॉन्ग अराइवल्स रिपोर्ट की गए हैं। कैसे देखते हैं आप फिलहाल अवेलेबिलिटी यहाँ करंटली और आगे के लिए? दीपाली जी, जैसे कि हमने देखा है ड्यूरिंग लास्ट 2-3 मंथ प्राइसेस ऑफ टर्मरिक 130 से 140 के रेंज में कंसोलिडेट हुए हैं और इस पीरियड में काफी एक रोबस्ट डिमांड भी था, डोमेस्टिक में भी एक्सपोर्ट में भी। जैसा कि आपने कहा, अभी एंड ऑफ सीजन है, क्वालिटी क्वांटिटी अराइवल्स की काफी कम हो गई है, तो और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी बहुत हैंड टू माउथ हो गया है, तो अवेलेबिलिटी इन द प्रोडक्शन सेंटर्स इज वेरी लिटिल। तो वी बिलीव कि ये जो डन की अराइवल्स अभी आ रही है थोड़ी बहुत, और जो सांगली के मटेरियल का प्रेशर बन रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के डिलीवरी के लिए, तो इस वजह से प्राइसेस नेक्स्ट 15 डेज में एक बार 125-26 के लेवल्स तक आ सकते हैं। बट दैट बीइंग सेड, ये हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाय ऑन डिप्स का, और सभी ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट के लिए एक अच्छा मौका रहेगा टू अक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी। अब दीपाली जी, व्हाई आई स्पेसिफिकली से जनवरी एंड फरवरी, लाइक वी ऑल नो, इस बार रमजान इज गोइंग टू स्टार्ट अर्ली समटाइम इन द मंथ ऑफ मार्च। तो जो भी डिमांड आनी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, बांग्लादेश की हो, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इट विल हैव टू बी फुलफिल्ड बाय मैक्सिमम एंड ऑफ फेब। तो अब इसमें नए क्रॉप का रोल बहुत ही कम रहेगा, बिकॉज द न्यू क्रॉप विल स्टार्ट समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो उसमें जो थोड़ा बहुत काम आएगा, बट the role will be very little, and the traders will have to depend only on the old carry forward stock to supply quality materials to their clients. तो मुझे लगता है कि ये जो भी प्रेशर बनने वाला है अगले 15-20 दिन में, बिकॉज ऑफ डंकी अराइवल समझ लो, बिकॉज ऑफ सांगली मटेरियल समझ लो, और अगर ये कोई कारण से रिटेस्ट करता है जो प्रीवियस लो है 125, 126 का, तो दैट विल बी एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट स्टॉक फॉर ऑल द ट्रेडर्स एंड स्टॉकर्स। दैट इज व्हाट वी बिलीव। बिल्कुल। तो इनफैक्ट देखना होगा, एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ से प्राइसेस थोड़ा और नीचे अगर आए भी तो आगे डिमांड काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, और डिमांड कहाँ से आएगी वो अंकित ने प्रिसाइसली मेंशन भी किया। अब थोड़ी सी फोकस जीरे पर भी कर लेते हैं और किशोर जी का कमेंट ले लेते हैं। जीरे के प्राइसेस अगर हम देखें तो डिलेड सोइंग की खबरों के बीच में या स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड की डेवलपमेंट्स के बीच में हमने जीरे के प्राइसेस में पास्ट सेशंस में एक तेजी आते हुए देखी है, लेकिन फिलहाल कैसी स्थिति दिख रही है इस पर एक राय लेते हैं। किशोर जी बताइए, गुजरात राजस्थान में डिलेड सोइंग का इम्पैक्ट हमने प्राइसेस पे देखा, हाई डे टेम्परेचर्स, पुअर जर्मिनेशन, काफ़ी सारे फैक्टर रहे हैं। फिलहाल अगर अब तक देखें तो जो सोइंग भी रही है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रही है, स्पेशली गुजरात रीजन में। कैसे देख रहे हैं फिलहाल सोइंग नंबर्स, आगे के मौजूदा स्टॉक डिमांड पर्सपेक्टिव कैसे आप रीड करते हैं? नमस्कार। मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि जीरे के अंदर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, कहाँ 10 रुपये बढ़ जाता है, कभी 10 रुपये बढ़ जाता है। इसी लास्ट 2 महीने से देखे जाए तो बस 255-56 के ऊपर नहीं जाता और नीचे में अंदर 245 के आसपास रहता है। इस बार आज जो बाजार टूटा है वो इस वजह से टूटा है क्योंकि इस महीने के अंदर एक्सपायरी लगभग 400-500 टन की एक्सपायरी है लगभग इस महीने के अंदर। तो एक्सपायरी की वजह से क्योंकि इस बार डिलीवरी छूटनी है और डिमांड थोड़ी स्लो बनी हुई है, इसके वजह से बाजार टूटा है। रही बात अपने सोइंग की, तो सोइंग गुजरात के अंदर लगभग आज की तारीख में 55% आसपास हुई है, जो लास्ट ईयर से बहुत कम है, बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। अभी मैं खुद ही राजस्थान में हूँ तो आज मेरे को यहाँ भी टेम्परेचर अभी हाई लग रहा है, जो पहले से मतलब लास्ट वीक से टेम्परेचर 2% हाई है। इसकी वजह से ये टेम्परेचर हाई होने की वजह से डिले हो रहा है गुजरात के अंदर भी और राजस्थान के अंदर जो आंकड़ा है वो मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी हमेशा लेट होती है, इस बार जल्दी कर दी है और वहाँ के आंकड़े तो गुजरात से ज्यादा आ गए हैं, प्लस पॉइंट में।
तो वो भी एक देखने वाली बात है कि जब आंकड़े 25 दिसंबर के आसपास फाइनल आंकड़े होंगे तो वो आंकड़े कितने सच है। इस बार 100% 25% बीजे कटेगी, जीरे की ये बात पक्की है। लेकिन अब देखो लास्ट तक आंकड़े वेट करना पड़ेगा कितनी कर रही है, लेकिन डिमांड है वो स्लो बनी हुई है, एरल कंटिन्यू है, इसकी वजह से बाजार पर दबाव है। अच्छा, एक चीज और बताइए, राजस्थान में आप मौजूद हैं। राजस्थान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो रीसेंट रिपोर्ट्स तो ये इंडिकेट करती हैं कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है राजस्थान में वो 10 से 15% घट सकता है। भले ही अभी डिमांड स्लो है जिसका इम्पैक्ट हम प्राइसेस पे नहीं देख रहे, लेकिन सप्लाई कंसर्न्स यहाँ से आगे ऐड होते हुए दिखाई देंगे। इस पर क्या कहेंगे? लेकिन जो राजस्थान के अभी आंकड़े, राजस्थान में क्या ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के आंकड़े आते हैं ना, वो इस बार सही नहीं है। क्यों कि राजस्थान की जो बिजली होती है, गुजरात पहले कंप्लीट होती है जीरे को, राजस्थान बाद में होती है लगभग 25 दिसंबर आसपास। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि राजस्थान की जो बिजली है ऑलमोस्ट अभी तक 85% कंप्लीट हो चुकी है। जहां तक बाड़मेर जैसलमेर का सवाल है तो वहाँ बिजली बता रहे 130% बता रहे हैं। कल जो आंकड़े आए प्रकाशित हुए हमारे मोबाइल के अंदर, तो 130% बता रहे हैं, यानी 10% बढ़ रहे हैं। अब हम तो मानते हैं 15% कम होने चाहिए। रेगुलर जो किसान से बात करते हैं, ट्रेडर से बात करते हैं, वो कोई बोलते हैं 15% कम, कोई बोले 20% कम है। ऑल ऑफ 10-15% मैं भी कम मानता हूँ। लेकिन जो आंकड़े जो प्रकाशित हुए वो ज्यादा ऑफिशियल, मैं भी नहीं मानता कि ऑफिशियल आंकड़े हैं कि नहीं है। लेकिन गुजरात के अंदर बीजेपी अभी 55% है, मतलब 40 से 45 कट रही है। वो लास्ट जाके आगे जाके कदाच थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, फिर भी वहाँ 30-35% तो कट सकती है गुजरात के अंदर, और राजस्थान के अंदर कटेगी, हमारी मान्यता है। लेकिन देखो आंकड़े कब गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़े जो वेबसाइट पे आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो आपकी किशोर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले, मतलब जो मैं समझ पाई आपने जो जवाब दिया, अगले 15-20 दिन तक तो जब तक क्लैरिटी नंबर्स की नहीं आती, गवर्नमेंट नंबर्स जो रहेंगे, तब तक शायद प्राइसेस में एक्शन तेजी का ना देखने को मिले, या हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइसेस नीचे आए, लेकिन उसके बियॉन्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। कैसे देख रहे हैं आप जीरे के भाव यहाँ से? जैसे आंकड़े फाइनल हो जाएंगे भाई, गुजरात या राजस्थान मिला के 25-30% का, मतलब वहाँ एक मतलब बजाय स्टैंड हो जाएगी, या हो सकता है कि वहां से बजाय 10-15% बढ़ भी जाए, क्योंकि थोड़ी डिमांड निकल के भी आएगी। अंकित, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या जीरे पर? क्योंकि डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की तो बात की किशोर ने, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी देखें तो इंडिया एक मोस्ट कॉम्पिटिटिव सप्लायर है। अगर आप चाइना के जीरे से कंपेयर करें तो हम सिग्निफिकेंटली चीपर प्राइस पर एक्सपोर्ट करते हैं। किस तरीके की डिमांड डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स में फिलहाल दिखाई दे रही है, और प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं? दीपाली जी, डोमेस्टिक में थोड़ा सा डिमांड हैज टेकन अ हिट बिकॉज लाइक आई सेड काफी एंड ऑफ द सीजन हो रखा है एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द सोइंग रिपोर्ट्स, बट इन एक्सपोर्ट वी आर सीइंग गुड रोबस्ट डिमांड. Like you said, we are one of the most competitive suppliers in the international market. तो आगे चल के मुझे लगता है कि prices should be stable in the range of 242, 260, 270 and further direction के लिए I'll wait for the sowing numbers again, दीपाली जी. ओके, चलिए, तो सोइंग नंबर्स का इंतजार और एक्चुअल एस्टिमेट्स का इंतजार, लेकिन प्राइसेस को लेकर बात करें तो कोरिएंडर एक ऐसी स्पाइसेस है जहां पर फोकस ज़्यादा रहेगा, जहां पर प्राइसेस हो सकता है यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। थैंक यू सो मच महावीर जी, किशोर जी और अंकित, आप तीनों का ही आने के लिए और पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रियंका उपाध्याय, मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। ब्रेक के उस पर जल्द वापस आते हैं। डिग्री प्रियंका उपाध्याय, मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। प्रियंका नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि सिल्वर में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है रिलेटिव टू गोल्ड इन शॉर्ट टर्म, तो यहाँ से मुझे लगता है कि सिल्वर में एक बाइंग ट्रैक्शन आना चाहिए टुवर्ड्स 93,500 तक। तो यहाँ पे करेक्शन पे 91,500 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 90,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 93,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। हमने देखा है कि कंटिन्यूसली कॉपर 800 का लेवल डिफेंड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि जब तक 800 लेवल 795 जोन इंटैक्ट रहता है तो एक स्पॉट टुवर्ड्स 830 840 हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 812 के आसपास। 800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 830 835 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए, तो सिल्वर कॉपर ये स्ट्रैटेजीज आपको रेकमेंड की गई हैं। मनोज जी, आपके सजेशंस क्या होंगे? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे हमारी भी पिक जो है वो सिल्वर में ही रहेगी। और अगर हम बुलियन की बात करें तो सिल्वर में जो है निचले स्तरों से अच्छे सपोर्ट जो है वो बनते हुए नजर आए हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार बढ़त जो है देखने को मिल रही है। तो सिल्वर में जो मार्च का वायदा है वहाँ पे 91,400 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी।
एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 89,800 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 93,000 तक के रहेंगे। वहीं बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 240 के जो स्तर है वो स्ट्रांगली एल्यूमिनियम होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा डीप में 242 के आसपास बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है 239 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 247 के रहेंगे। ओके तो ये 247 के टारगेट्स रहेंगे एल्यूमिनियम में, ये सजेशन आपको दिया गया है। लेकिन एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, जहां पर ऑल दो प्राइसेस तो एक रेंज में ही दिखाई दिए हैं, लेकिन आज के सेशन में 1% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर कच्चे तेल का भाव, ब्रेंट का भी और साथ ही M6 पर तो 5892 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ब्रेंट के लेवल्स देखेंगे आज के कारोबार में फिलहाल तो यहाँ पर 72-73 के बीच में ही प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रियंक की राय ले लेते हैं। प्रियंक, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के प्राइसेस को? रेंज में ट्रेडिंग होते हुए हमने देखी है, यहाँ से आगे के लिए क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगे या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पे क्रूड में हमने जैसे अपने राइटली पॉइंट आउट किया, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर WTI के मैं बात करूँ तो 72 ऊपर में और 67 नीचे में, ये एक ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी हम लोअर साइड ऑफ द रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि $67-65 का सपोर्ट होल्ड होना चाहिए और हमें एक बार फिर से 72-73 लेवल्स तक आने वाले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस दिखते हैं। तो पॉजिटिवली बायस रहेंगे, लोअर लेवल्स पे खरीदी कर सकते हैं। 5800, 5750 ये एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा MCX पे। इनफैक्ट जो ओपेक की अपकमिंग मीटिंग है 5 दिसंबर को, मनोज जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हालांकि कंसेंसस व्यू तो यही है कि जो लेटेस्ट उन्होंने आउटपुट कट्स किए थे वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई देंगे फॉर फर्स्ट क्वार्टर। हालांकि कोशिश यही है ओपेक देशों की कि इनको ट्रिम किया जाए, लेकिन सप्लाई सरप्लस की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओपेक की मीटिंग से? बिल्कुल, यहाँ पे ओपेक प्लस की तरफ से जो आउटपुट में वो वापिस से रिस्टोर करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो निर्णय है वो डेफर हो सकता है इस मीटिंग में, और उसी के चलते मीटिंग जो है जो 1 दिसंबर को होने वाली थी वो 5 दिसंबर को हो रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ओपेक प्लस अभी हाल फिलहाल में कोई उत्पादन में बढ़ोतरी करने का निर्णय नहीं लेगा, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर यहाँ सपोर्ट जो है वो कच्चे तेल में बने हुए हैं। तो एक दायरा बना रह सकता है और ओपेक प्लस मीटिंग आउटकम के बाद यहाँ पे एक डायरेक्शन कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। ओपेक की मीटिंग के बाद एक क्लैरिटी मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी। फिलहाल एक टाइट रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक राय ले लेते हैं उस कमोडिटी पर जो यूजुअली विंटर डिमांड के चलते स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी पीरियड में तो फोकस में रहती है, वो है नेचुरल गैस। ऑल्दो यहाँ पर वो वाइब्रेंसी नहीं दिखाई दी है जो यूजुअली हम देखते हैं इस समय के दौरान। प्राइसेस हालांकि बॉटम जो बनाया था वहां से रिकवर जरूर हुए हैं, लेकिन अब कंसिस्टेंटली प्रेशर कुछ सत्रों से देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस में। कैसे देखते हैं प्रियंका आप नेचुरल गैस के प्राइसेस को? नेचुरल गैस का प्राइसेस में हमने ऑलरेडी एक उछाल, अगर लोअर लेवल से मैं बात करूं तो 160-170 से ऑलमोस्ट 290-300 तक का एक रैली देखा है। अभी 300 से एक रेजिस्टेंस आया है एंड फिर से हम 270 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 260-250 अगर मिलता है वो एक अच्छे सपोर्ट जोन से वहां पे फिर से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगेन हम 300 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। 220-230 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए। मनोज जी, एग्री कमोडिटी पैक में अभी आपने कॉन्वर्सेशन सुना पूरा स्पाइसेस को लेकर, क्या राय रहेगी आपके पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर? जीरा, कोरिएंडर, टर्मरिक, आप किस पर बेट करना चाहेंगे? ओवरऑल स्पाइसेस पैक में यहाँ पे कोरिएंडर ही सबसे बेहतर जो है नजर आता है, और हमने निचले स्तरों से अच्छी बढ़त भी आते हुए देखी थी। काउंटर एक बार 8000 के स्तर को भी पार करता हुआ नजर आया था। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये काउंटर ओवरऑल स्पाइसेस पैक में स्ट्रांग नजर आता है। तो यहाँ पे कोरिएंडर में 78 से 7600 के रेंजेस में एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7350 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 8040 और 8450 तक के जो है शॉर्ट टर्म में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात हुई स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर कोरिएंडर फोकस में रह सकता है 7840 के मौजूदा लेवल्स पर। इसके अलावा एक आउटलुक रुपए पर भी ले लेते हैं। प्रियंक, रुपए पर आपका व्यू क्या है? यहाँ पर डॉलर की कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ ने रुपए पर प्रेशर डाला है, पर नियर टर्म आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप रुपए पर मूवमेंट को, और क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रुपये में आज भी हमने एक नया लो देखा 8470 के आसपास हमने जाते हुए देखा है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में $84, $90, $85 यहाँ तक रुपया वीकन हो सकता है
एंड ओवरऑल जो रेंज रहेगी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए वो रहेगी अराउंड 84 हाफ से लेके 85। ओके, चलिए, तो ये राय रही डॉलर रुपी इक्वेशन पर। रुपए फिलहाल 84.68 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए। अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में एक राय क्विकली ले लेते हैं ग्वार पैक पर, जहां पर आज के सेशन में तो प्राइसेस बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कोई खास एक्शन नहीं है, बट कैसे देखते हैं इन भावों से ग्वार के प्राइसेस को, वो राय ले लेते हैं। मनोज जी, क्या कमेंट्स, क्या सजेशंस? अनएक्सपेक्टेड गिरावट देखने को मिली ओवरऑल ग्वार पेक में, लेकिन ये काफी ओवरसोल्ड जोन में दोनों काउंटर आ चुके हैं, चाहे ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो। तो अगर शॉर्ट का पोजीशन किसी के पास है तो एक बार यहाँ पे ये लेवल पे निकलने की सलाह रहेगी। इवन यहाँ पे ग्रेजुअली जो है थोड़ी थोड़ी बाइंग की जा सकती है निचले स्तरों पर। हमारा मानना है कि दोनों ही काउंटर अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब है। ग्वार गम में 9840 और ग्वार सीड में 5050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने मिलेगा। तो निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है, शॉर्ट की पोजीशन में एक बार निकलने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए राय आपको दी गई है। ग्वार गम फिलहाल बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए, इतने ही चर्चा करेंगे एग्री नॉन एग्री पैक पर। शुक्रिया आपका प्रियंक और साथ ही मनोज जी शो में आने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।